हेलो, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज हम एक जर्मन महान आदर्शवादी विचारक की चर्चा आरंभ करेंगे, जिनका नाम है विल्फ्रेड हेगल, या आप हीगल कहें या जो आपकी इच्छा है। जिस टाइम ब्रिटेन में बेंथम और उसके उपयोगितावाद की धारा बह रही थी, जब दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद हो रहा था ब्रिटेन में, उदारवाद का स्वरूप चेंज किया जा रहा था और उदारवाद को कुछ नई चीजों के ऊपर आधारित किया जा रहा था, विशेष करके प्राकृतिक अधिकारों की बजाय विधिक अधिकारों के ऊपर, बहुमतवाद के ऊपर, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के ऊपर, भौतिक सुखों के ऊपर। उस टाइम जर्मनी में एक अलग ही धारा बह रही थी और उस धारा का एक प्रणेता था विल्फ्रेड हेगल, जो कि प्रसा का था। प्रसा जो जर्मनी का पर्याय कह लो या जर्मनी का नेतृत्व किया करता था, या जर्मनी का ही एक नाम प्रसा था। तो ऐसे एक महान आदर्शवादी विचारक की हम आज चर्चा करेंगे, हेगल। बस हेगल के साथ संकट ये है कि हेगल ये कहा करता था कि मैंने जो कुछ लिख दिया, उसके साथ संकट यही है कि वो सिर्फ किसके समझ में आता है? मेरे समझ में आता है, और किसी के समझ में नहीं आता। क्योंकि वो साधारण बातों को भी दार्शनिक चीनी में लपेट के प्रस्तुत किया करता था, उसको भी भाषा भी टफ रखा करता था और विचार भी बड़े उसके क्लिष्ट थे। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे, आज उसके विचारों की बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा में हम चर्चा करें। हालांकि जब हम फ्रेंच थिंकर्स को पढ़ते हैं ना, वो ज्यादा टफ है जर्मन्स की बजाय। जर्मन्स तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, फ्रेंच और ही ज्यादा टफ है। कभी आप या जीन पाल सार्त्रे को पढ़ो, या इनको जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। एल्बर्ट कामू को पढ़ो या मिशेल फूको को पढ़ो, जैक्स दरिंदा जैसे लोग हैं, इनको पढ़ने बड़ा जोर आता है। लेकिन ये जर्मन से ये तो समझ में आ जाते हैं। हो सकता है जो इंग्लिश भाषा के जो ट्रांसलेटर हैं, जो जर्मन से इंग्लिश करते हैं, वो अच्छी तरह करना जानते होंगे, इसलिए हेगल वगैरह तो समझ में आ जाते हैं आसानी से। तो उस टाइम में जर्मनी तो नहीं कहेंगे, प्रसा था, और प्रसा में ही पैदा हुआ था हेगल। इसके पिताजी एक सरकारी कार्मिक थे और उनकी इच्छा ये थी कि इनका जो बेटा है वो थियोलॉजी का विशेषज्ञ बन जाए और धर्मशास्त्री बन जाए। क्योंकि जर्मनी वो जगह है जहां प्रोटेस्टेंटों का उदय हुआ था, जहां मार्टिन लूथर किंग हुआ था और उसने धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। तो वो भी चाहते थे उनका बेटा भी कुछ ऐसा ही काम करे, और इनको जो शुरुआती शिक्षा थी वो भी धर्मशास्त्र की दिलवाई गई थी। अब हमारे समझ नहीं आती कि धर्मशास्त्र की शिक्षाएं कौन सी है। वो वैसे ही है जैसे अगर अपने यहाँ गुरुकुल में जाएं, प्राचीन पद्धति वाले या आधुनिक जो गुरुकुल उनमें जाएं, तो जैसे वो वेदों की, पुराण की, गीता की, रामायण महाभारत की, उपनिषदों की, इन सब की, आरण्यक की, इनकी शिक्षाएं देते हैं, वैसी शिक्षा इनके भी है। या फिर अपन मदरसों में जाएं तो वो क्या शिक्षा देते हैं, कुरान की, हदीस की, इन सब की। ऐसी शिक्षाएं धर्मशास्त्र के तहत इसने ली थी। लेकिन जब ये पढ़ रहा था, उस दौरान इसका झुकाव हो गया था यूनानी दर्शन की तरफ, जो ग्रीक फिलोसॉफी थी, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो वाली। उससे फिर इसके जीवन में काफी परिवर्तन आया, और उसके बाद इसने स्वीकार कर लिया कि मैं धर्मशास्त्री नहीं बनूंगा। क्योंकि धर्मशास्त्री वो किसी भी चीज को साबित करने के लिए तर्क की बजाय विश्वास का सहारा ज्यादा लेते हैं। धर्मशास्त्री जो होते हैं वो पराभौतिक शक्तियों को, अमानवीय शक्तियों को, जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ईश्वर को, इनको ज्यादा मान लेते हैं। सुपर नेचुरल पावर कह लेती है, जो अदृश्य सी शक्ति है, उनको ज्यादा मान लेते हैं।
तो उसने कहा मैं थियोलॉजी का शिक्षक तो नहीं बनूंगा। उसके बाद इसने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के प्रयास किए लेकिन बन नहीं पाया, तो वो फिर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने लग गया। फिर करते करते वो अपने मंतव्य में कामयाब भी हो गया और फिर वो येना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गया और उसके बाद वो बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गया। और जब बर्लिन में प्रोफेसर बन गया उसके बाद उसके व्याख्यान इतने प्रसिद्ध हुआ करते थे कि वहाँ छात्रों की और वहाँ के प्रोफेसर की और बाहर के विद्वानों की भीड़ लग जाया करती थी जब हेगल बोला करता था विभिन्न मुद्दों के ऊपर। और जब हेगल की डेथ हो गई तो जर्मनी में एक रिवाज ही चल पड़ा। वो रिवाज ये था कि आपने हेगल को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। विद्वता का पर्याय हो गया था हेगल। आप कभी एक पंजाबी से बात करो तो एक उनके बड़ा एक फेमस डायलॉग है उनका कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं। इसका तात्पर्य जिसने लाहौर शहर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो जर्मनी में यह कहा जाता था कि जिसने हेगल को नहीं पढ़ा उसका मतलब उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसका ज्ञान जीरो है। तो हेगल वहां एसेंशियल था पढ़ने के लिए और विचार करने के लिए और कोट करने के लिए। भारी विद्वान वही माना जाता था जो अपने विचारों में ज्यादा से ज्यादा किसको शामिल करता था कि मैंने हेगल में ये पढ़ा, इसका ये पढ़ा, ये पढ़ा। और उसके बाद के जितने भी विचारक उन सब के ऊपर किसका प्रभाव है? इस हेगल का प्रभाव है। यहां तक कि कार्ल मार्क्स भी शुरुआत में यंग हेगेलियन ही था। वो भी यंग हेगेलियन है, युवा हेगलवादी। बस उसने हेगल के विचारों को क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो कार्ल मार्क्स जो खुद जर्मनी का था उसने भी अपने विचारों का अधिकांश हिस्सा किससे लिया है? इस हेगल से लिया है। तो ये हमने हेगल की चर्चा की। 61 साल तक हेगल जिया। अब ये हेगल इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया, इसके पीछे कारण क्या थे? तो अपन पहले संदर्भवादी कारण देखते हैं कि हेगल ऐसा क्यों था। ये कांट और हेगल ये जर्मनी में पैदा हुए, इनके मूल मंतव्य क्या थे? हेगल जिस समय अपने विचारों का निर्माण कर रहा था उस टाइम में संसार में दो धाराएं बह रही थी, पैरेलल धाराएं। एक था रूढ़िवाद और दूसरा था उदारवाद। हेगल को रूढ़िवाद तो पसंद नहीं था, इसलिए उसको सामंतवाद भी पसंद नहीं था, क्योंकि रूढ़िवाद में चीजों पे विश्वास किया जाता है, समाज को असमान माना जाता है और यह कहा जाता है कि व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती। बुद्धि समूह में होती है, बुद्धि राष्ट्र के अंदर होती है। बाद व्यक्ति को उसी की बात माननी चाहिए। व्यक्ति में तर्क नहीं होता, व्यक्ति मूर्ख और भावुक होता है। तो ये रूढ़िवाद को पसंद नहीं करता था। दूसरा, ये उदारवाद को भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उदारवाद व्यक्तिवाद के ऊपर ज्यादा बल देता है और व्यक्ति स्वतंत्रता पे ज्यादा बल देता हुआ वो समाज को, राज्य को, समूह को एक तरफ कर देता है, व्यक्ति को सेंटर में ले आता है। उसको वो भी पसंद नहीं था। दो तो ये परिस्थितियां थी। तीसरा ये हो रहा था कि उदारवाद चूंकि ज्यादा हो गया था, व्यक्तिवाद ज्यादा हावी हो गया था, तो व्यक्ति सिर्फ किसके बारे में सोचने लगा था? खुद के बारे में। तो समाज में स्वस्वार्थ बहुत ज्यादा हावी हो गया था। और जब स्वस्वार्थ हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं के बारे में ज्यादा सोचता है और समाज के बारे में कम सोचता है। और उस टाइम तक जर्मनी के साथ एक और संकट था कि उसका राष्ट्र राज्य के रूप में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो नेशन स्टेट नहीं बना, बिखरा बिखरा था। अब उसको एक राष्ट्र राज्य बनाना आपको, तो आप बनाओगे कैसे? तो अब हमारा जो मूल मुद्दा है वो इस परसा को क्या बनाना है? राष्ट्र राज्य। अब यहां से भी मुद्दे की शुरुआत करते हैं कि हेगल ऐसा क्यों था, आदर्शवाद में क्या होता है, इन सबको आपसे जोड़ के देखेंगे अपन। अभी जर्मनी नहीं बना है बल्कि अभी परसा है, और जर्मनी के बहुत सारे टुकड़े अलग अलग सामंतों के तहत या राजाओं के तहत है वो संचालित हैं। अभी एक नहीं हुआ जर्मनी, और उसका सपना है कि जर्मनी क्या बने? एक राष्ट्र राज्य बने, जहां सारे जर्मन्स जिनके विचार, इतिहास, संस्कृति और भाषा एक है, वो आपस में क्या हो जाए? सारे एक हो जाए और धरती के एक ही टुकड़े के ऊपर रहने लग जाए। तो ऐसा बंधुत्व, ऐसी एकता, ऐसी साम्यता और आपसी ऐसा प्रेम विकसित कैसे होगा? अगर आपको ऐसा प्रेम विकसित करना है तो आप उदारवाद के अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप में अगर बंधुत्व पैदा करना है, सहयोग पैदा करना है, समूहवाद पैदा करना है, सामुदायिकता पैदा करनी है, तो आपको व्यक्तिवाद को क्या करना पड़ेगा? साइड में करना पड़ेगा। व्यक्तिवाद अगर हावी हो गया तो आप एक नहीं होंगे। आपके मेरा तो सुख है वो इंडिविजुअलिटी में है, व्यक्तिगत स्वायत्ता और स्वतंत्रता में। मैं तो समाज के नियंत्रण में या राष्ट्र राज्य के नियंत्रण में नहीं रहूंगा, मैं तो अकेला आनंद ले रहा हूं, तो मैं तो नहीं मिलूंगा आपस में।
तो व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्तियों को एक समूह में बंधने नहीं देता। तो उसने सोचा अब इन लोगों को बांधे कैसे, इन सबके मस्तिष्क में एक राष्ट्र का विचार पैदा कैसे करें। तब आपको एक आइडियल बनाना पड़ता है, सब लोगों को उसके पीछे चलाना पड़ता है। आपको एक ऐसी चीज का निर्माण करना पड़ता है ताकि आप चारों ओर क्या हो जाए, केंद्रित हो जाए। हम ये कह दें कि हमें ना, जैसे वर्तमान की जो दक्षिणपंथी धारा चल रही है उस वो कहती है कि ये जो राष्ट्र है इसको हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब जैसे हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो अब हम एक व्यक्तिगत हिंदू नहीं है बल्कि हिंदुत्व क्या हो गया, एक सामूहिक इकाई हो गई है। अब उस हिंदुत्व के सारों हिंदू क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे और आपस में बंधुत्व और भाईचारा महसूस करेंगे, तो एक समूह का निर्माण हो जाएगा। व्यक्तिवाद ऐसे समूहों का निर्माण नहीं होने देता। उदारवाद तो स्वायत्ता, व्यक्तिगत स्वायत्ता की चर्चा करता है, वो तो ऐसी चीजों का निर्माण ही नहीं होने देता। तो अब जर्मनी राष्ट्र राज्य बने कैसे, तो इसका तात्पर्य यह था कि अब एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, आइडियल चीज लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। तो जब आइडियल चीज रखनी पड़ेगी तो आपको विरोध करना पड़ेगा किस चीज का, उदारवाद का और काय का, व्यक्तिवाद का। उदारवाद और व्यक्तिवाद का अगर विरोध नहीं करोगे तो स्वस्वार्थ और विवेक इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि व्यक्ति उस आइडियल की तरफ देखेगा नहीं जो आपने स्थापित किया है। वो आइडियल की तरफ तभी देखेगा जब व्यक्ति का व्यक्तिवाद निकाल दिया जाएगा और समूहवाद घुसा दिया जाएगा उसके अंदर, कि समूह महत्वपूर्ण होता है, समाज महत्वपूर्ण होता है, जर्मन राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम सब एक हैं। तब इनका इसका उसने विरोध किया, उदारवाद और व्यक्तिवाद का, और आदर्शवाद की स्थापना की। आदर्शवाद का तात्पर्य वो उसने एक आइडियल चीज बताई कि हमें ये चीज आइडियल है और हमें इस सब की क्या करनी है, मिलकर इसकी प्राप्ति करनी है। जैसे हम कहें कि अभी ना आरएसएस का मूल एजेंडा है, वो क्या, उसका आदर्श क्या है, एक हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना करना। जैसे ये कहते हैं ना हमें हिंदुत्ववादी राष्ट्र की, हिंदुत्व की स्थापना करनी है, तो सारे हिंदू क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ऐसा ही आइडियल इसने रखा कि हमें क्या बनाना है, एक राष्ट्र राज्य, वो हमारा आइडियल है। और जैसे कोई आइडियल स्थापित हो जाता है तो हम उसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। तो जर्मन्स को अगर केंद्रित करना है तो उसके मस्तिष्क में व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, स्वायत्ता, ये चीज निकाल के समूहवाद घुसाना पड़ेगा। एक आइडिया उनके दिमाग में, एक आइडियल चीज बिठानी पड़ेगी, ये है तुम्हारी आइडियल। फिर वो सब अपने अपना भूल जाएंगे, किसके बारे में सोचने लगेंगे, उस आइडियल के बारे में सोचने लगेंगे। तो ये उसका मूल मंतव्य था, इसलिए उसके विचार अपन पड़ेगा ना सारे इस राष्ट्र राज्य की ओर केंद्रित होंगे, इस आदर्शवाद की ओर केंद्रित होंगे। तो मैं आपको जो अब तक समझाना चाह रहा था कि ये जो विल्फ्रेड हेगल है, ये एक बड़ी जोरदार बात कह रहा था जब हम पढ़ रहे थे मैकियावेली को, कि मैकियावेली मैन ऑफ जीनियस था, मैकियावेली महान व्यक्ति था, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसका सपना महान था। उसका सपना क्या था, इटली को राष्ट्र राज्य बनाना। वैसे इसका सपना भी क्या है, जर्मनी को और उसके बिखरे हुए टुकड़ों को क्या करना, एक। तो ये बिखरे टुकड़े तभी एक होंगे, हम सब हिंदू बिखरे हुए हैं मान लेते हैं, तो एक कब होंगे, जब हमें क्या दिया जाएगा, हिंदुत्व का एक आइडिया दिया जाएगा, तो हिंदू सारे हिंदू के चारों ओर केंद्रित हो जाएंगे। उसकी संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म ग्रंथों के आधार पे, पुरुषों के आधार पे हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे महापुरुषों के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही सपना इसका था कि जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य बनाया जाए। क्योंकि इसको राष्ट्र राज्य बनाना है तब आपको इसके लिए एक आदर्श की स्थापना करनी पड़ेगी। तो आदर्श की स्थापना करनी है तो हम कहते हैं ये क्या था, ये आदर्शवादी था। क्योंकि वो आदर्शवादी था तो आदर्शवादी धारा एक तो रूढ़िवाद का विरोध करती है, क्योंकि इसमें तर्क नहीं होता, रूढ़िवाद इसमें तो विश्वास चलता है, इसमें रूढ़ियां होती है, परंपराएं होती है, वो घटिया भी हो सकती है। और घटिया चीजों में तर्क नहीं होता बल्कि क्या होता है, विश्वास होता है, अंधविश्वास होते हैं रूढ़ियों के अंदर। तो ये रूढ़िवाद का विरोधी था। और दूसरा ये काय का विरोधी था, उदारवाद और व्यक्तिवाद का भी विरोधी था। तो इन दोनों का ये विरोधी था। तो इसने फिर एक नई धारा का विकास किया, वो था आदर्शवाद। अभी आदर्शवाद की जो धारा है ये कोई नई धारा नहीं है। तो अब हम राष्ट्र राज्य के बाद हम इस आदर्शवाद के ऊपर आते हैं और राष्ट्र राज्य को फिर और समेट लेंगे। ये धारा तब से ही बह रही है जब कौन था, प्लेटो था। प्लेटो का जो आदर्शवाद है उसको हम कैसा बोलते हैं, नैतिक आदर्शवाद बोलते हैं। प्लेटो ने एक आइडिया दिया था और वो आइडिया ये था कि हमें एक ऐसे राज्य में रहना है जिस राज्य का नेतृत्व एक ज्ञानवान व्यक्ति करेगा और वो अत्यंत नैतिक व्यक्ति होगा।
न तो वो धन के बारे में सोचेगा और न ही वो परिवार के बारे में सोचेगा, वो अत्यंत सद्गुणी व्यक्ति होगा। तो ऐसा एक आइडियल हमारा राजा होगा, ऐसा एक हमारा आइडियल राज्य होगा जो नैतिकता से क्या होगा, परिपूर्ण होगा। तो उसका आदर्शवाद कैसा आदर्शवाद था? नैतिक आदर्शवाद था प्लेटो का। फिर जो आधुनिक आदर्शवाद है उसका प्रणेता कौन है? कांट है। कांट भी जर्मनी का था, ये इससे पहले हो चुका था। इसका जो आदर्शवाद है वो रैशनल है या बुद्धिवादी आदर्शवाद है। बुद्धिवादी आदर्शवाद ये कहता है कि आपकी बुद्धि में एक आदर्श होना चाहिए कि आप औरों के लिए काम करते हैं, भलाई के लिए काम करते हैं, नैतिकता के लिए काम करते हैं। तो ये हर चीज को किसके चारों ओर केंद्रित कर देता है? बुद्धिवाद तर्क के चारों ओर केंद्रित कर देता है कि आपको, आपके लिए जो आदर्श है वो आपका तर्क है, आपकी बुद्धि है। तो ये बुद्धिवादी था। इसके लिए नैतिकताएं थी। नैतिकता होती है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसने कुछ अच्छाइयां निर्धारित की, अच्छा क्या होता है। इसने कहा कि ये नैतिकता के लिए ना आपको तर्क करना आना चाहिए। तो इसने तर्क किए और तर्क के द्वारा नैतिकताओं की स्थापना की, उसको बुद्धिवादी बोलते हैं। और अंत में हम विल्फ्रेड हेगल की चर्चा करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि इसका जो था वो था कौन सा? एब्सोल्यूट या निरपेक्ष आदर्शवाद था। हेगल का जो आदर्शवाद था वो निरपेक्ष आदर्शवाद था या एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट का तात्पर्य है एब्सोल्यूट कि अब इसमें कोई कमी नहीं है। आदर्शवाद अपनी कहां तक पहुंच गया है? पूर्णता तक पहुंच गया। इसने अंतिम सत्य की खोज कर ली है। तो इसको हम निरपेक्ष आदर्शवाद बोलते हैं। एब्सोल्यूट है। अपने जो चीज सर्वोच्च स्तर पे पहुंच जाती है तो हम कहते हैं ये कौन सी स्थिति पहुंच गया है? एब्सोल्यूट स्थिति के ऊपर पहुंच गया। अब इसने अंतिम सत्यों का निर्माण कर दिया, अब और ज्ञान खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो आदर्शवाद था उसको हम एब्सोल्यूट या निरपेक्ष आदर्शवाद बोलते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका आदर्शवाद बड़ा रेडिकल था। तो इसे आदर्शवाद का क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। पोप ऑफ आइडियलिज्म। कि आइडियलिज्म की जो व्याख्याएं विल्फ्रेड हेगल ने कर दी ना, वो अंतिम व्याख्याएं थी। उसके बाद और व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ी। हम इसको मजाक में ऐसे कह सकते हैं, कई बार है ना, कई वो लड़के कहते हैं कि मेरे जितने भी प्रतिद्वंदी थे ना वो सारे बेसारा कातिल बीमारी मर गया है, कौन बचा है? मैं अकेला। इसका मतलब मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं तोप हूं, बाकी सारे क्या हैं? तमच्चे हैं। तो ऐसे इसका आदर्शवाद था। इसने आदर्शवाद को उस स्थिति के ऊपर पहुंचा दिया कि इसको क्या कहा गया? आदर्शवाद का पोप। पोप की व्याख्याएं, धार्मिक व्याख्याएं अंतिम मानी जाती है। तो अंतिम आदर्शवादी व्याख्याएं किसकी मानी गई? हेगल ने उन आदर्शों को अपने तर्कों के द्वारा टॉप पे पहुंचा दिया था, इसलिए आदर्शवाद का पोप कहा जाता है। अब हमने देखा कि ये राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहता है। उस राष्ट्र को वो अपना क्या मानता है? आइडियल या आदर्श मानता है। उसी से हम आदर्शवाद की स्थापना की। अब हम आगे देखते हैं। हमने अभी तक देखा कि आदर्शवाद का पोप है, ये जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाना चाहता है, ये रूढ़िवादकार इन सबका क्या है? विरोधी है। अब आ गया फ्रांस की क्रांति। इसको वो बोलता है बड़ी ग्लोरियस थी, ये बड़ी वैभवपूर्ण क्रांति थी फ्रांस की क्रांति, जो कब हुई थी? 1789 में। कि एक शानदार सुबह थी ये। वो बड़ी भारी प्रशंसा करता है फ्रांस की क्रांति की। और वो कहता है कि नेपोलियन ने भी बड़ा जोरदार आदमी था, वो स्वात्मा था, वो महान आत्मा था। और वो भी तब कह रहा है जब नेपोलियन ने प्रसा को हरा दिया था। नेपोलियन फ्रांस का था, बिल्कुल छोटे से कद का एक व्यक्ति था जो बहुत भारी योद्धा था। बाद में अंग्रेजों ने उसको हराया था। ये लग रहा था कि यूरोप पे वो कब्जा कर लेगा पूरे के ऊपर, इसने अधिकांश यूरोप को हरा दिया था। बाद में ब्रिटेन ने उसको हराया था। तो नेपोलियन संसार के महान योद्धाओं में आता है, सिकंदर के बाद दूसरा महान योद्धा। तो वो कहता है कि फ्रांस की क्रांति को चरम परिणति पे कौन पहुंचा रहा है? नेपोलियन।
अब वो फ्रांस की क्रांति को क्यों कहता है कि एक शानदार सुबह थी? वो इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी क्रांति लोगों के स्वाधीन विचारों और तर्कों पर आधारित थी। कि फ्रांस के लोगों में देखो कितनी तर्क शक्ति है, कितनी अच्छी स्वायत्त विचार उनके, जो ये कह रहे हैं कि हम धर्म के गुलाम हैं, नहीं है, हम सामंतों के गुलाम हैं, नहीं है, और हम राजा के गुलाम भी नहीं है। हमारा लुई 16वां हमारा शोषण नहीं कर सकता, ये जो पोप और पादरी और ये चर्च है ये भी हमारा शोषण है नहीं कर सकता, और सामंत भी हमारा शोषण है नहीं कर सकते। इतने उनके कितने विचार थे, उनके महान तर्कपूर्ण विचार थे जो स्पिनोजा ने पैदा किए उनके अंदर, और मोंटेस्क्यू ने पैदा किए, वाल्टेर ने पैदा किए, रूसो ने पैदा किए। तो वहां के लोग कितने इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने तर्क किया, उनकी बुद्धि में तर्क आया, विवेक जागृत हुआ उनका, और जैसे उनका तर्क और विवेक, उनकी आत्मा जागृत हुई, उन्होंने 1789 की क्या कर दी? क्रांति कर दी। और एक महान फ्रांस का निर्माण करने की कोशिश फिर किसने की? नेपोलियन ने। और वो कह रहा है जर्मनी है अभी वैसे कुचला कुचला सा पड़ा है, लोगों में है ही नहीं, लोग अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में या व्यापक हितों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, रोटी पानी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी पेट से आगे गए नहीं है, बुद्धि तक तो पहुंच नहीं है जर्मन से। उस बुद्धि तक कौन पहुंच गए हैं? फ्रांसीसी पहुंच गए। तो वो नेपोलियन और ये बड़े महान थे। फ्रांस की क्रांति बड़ी बढ़िया थी क्योंकि तर्क के ऊपर आधारित थी, और ये स्वतंत्र और स्वायत्त लोगों के तर्क थे जिन्होंने क्रांति की और स्वायत्त और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो कि फ्रांस ने ठहरा हुआ समाज नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी वो लोग थे जो मुक्त होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते, जो रेडिकल क्रांतियां भी कर सकते थे। तो ऐसे करके और विल्फ्रेड हेगल फ्रांस की क्रांति की प्रशंसा करता है। अब आ गया कि नेपोलियन विरोधी था दास प्रथा का। तो दास प्रथा का विरोधी था। इससे पहले अपन कुछ चीजों को, छोटी छोटी चीजों को करते हैं कि नेपोलियन के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव था सुकरात का, क्योंकि सुकरात की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी वो इसको बड़ी पसंद थी, हेगल को सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति, सुकरात की इसको बड़ी पसंद थी आगे जिसकी द्वंद्वात्मक पद्धति की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक तो ये पसंद थी उसको। दूसरा उसको अरस्तु की एक पद्धति थी जिसको हम टीलियोलॉजी बोलते हैं, स्वउद्देश्य परक पद्धति की। यहां जब आए हमारा कोई ना कोई क्या है, एक सर्वोच्च उद्देश्य है जिसकी आज हम व्यापक चर्चा करेंगे। इसको टीलियोलॉजिकल मेथड, इसका टेलोस होता है हर एक का, ये इससे प्रेरित था ये। तो ये अरस्तु की टीलियोलॉजी से प्रभावित था। ये ना रूसो से बड़ा प्रभावित था, और रूसो की जो इसकी अच्छी बात लगती थी वो लगती थी रूसो की कौन सी विल? जनरल विल। कौन सी इच्छा? सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा में खुद के बारे में नहीं सोचता जाता, बल्कि एक व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? पूरे समुदाय के बारे में, पूरे समूह के बारे में सोचता है। और एक इसको जो पसंद था वो था कांट का बुद्धिवाद, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि आप तभी स्वतंत्र हो सकते हैं, तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप में तर्क क्षमता हो। अगर आप में तर्क करने की क्षमता नहीं है तो आप में विचारों का विकास नहीं होगा। तो कांट का एक बड़ा जोरदार तर्क था कि व्यक्ति अपने आप में क्या है? साध्य है। वो खुद अपने आप में, उसका खुद के उद्देश्य है, वो किसी की इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है। दास क्या होता है? दास की खुद की कोई इच्छा नहीं होती, मालिक के कुछ साध्य होते हैं, उन साध्यों की पूर्ति के लिए दास एक मशीन या एक पशु होता है। तो कांट कहा करता था कि दास भी मानव होता है, और चूंकि वो मानव है इसलिए वो किसी का साधन नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ मानव है इसलिए वो सिर्फ क्या हो सकता है? साध्य हो सकता है। कि देखिए निर्जीव चीजें साधन हो सकती है। निर्जीव चीज है कि आप है ना सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ना एक जोरदार ऐसे हवा में उड़ूं, तो घोड़ा आपके लिए क्या हो सकता है? साधन हो सकता है। मोटरसाइकिल आपके लिए साधन हो सकता है। तो ये पशु और निर्जीव चीजें नहीं आपके लिए साधन हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि आप हवा में उड़ना चाह रहे हैं और एक दास को कह रहे हैं कि तू मुझे कंधे में बिठा और क्या कर? दौड़ लगा। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो न तो पशु है, नहीं निर्जीव चीज है, बल्कि वो कौन है? मानव है, जिसमें तर्क होता है, जिसमें बुद्धि होती है। क्योंकि इसमें तर्क होता है इसलिए बुद्धि होती है, इसलिए वो मानव है। और चूंकि वो मानव है इसलिए खुद अपने आप में क्या है? उसके
साध्य है, वो दूसरों की इच्छा पूर्ति का साधन है, नहीं हो सकता। जबकि अरस्तु की नजर में क्या था, वो दास साध्य था या साधन था? वो अपने मालिक की उद्देश्य पूर्ति का एक साधन था। तो कांट ने कहा एक मनुष्य इसलिए दास नहीं बन सकता क्योंकि उसमें क्या है, साध्य है। ऐसे ही बातों से प्रभावित हुआ कौन, हेगल। वो भी बोला कि ये जो दास होते हैं ना, कोई भी मनुष्य है उसमें तर्क क्षमता होती है, वो तर्क क्षमता उसको स्वतंत्र करवाना चाहती है, और दास कभी स्वतंत्र है नहीं होता। दास तो इच्छाओं का गुलाम होता है, मालिक की इच्छाओं का गुलाम होता है। इसलिए उसने दास प्रथा का विरोध किया, क्योंकि वो मनुष्य को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक और तार्किक रूप से स्वतंत्र करना चाहता था, इसलिए दास प्रथा का विरोध किया। लेकिन दास प्रथा के साथ साथ उसने गड़बड़ कर दी। उसने गड़बड़ किसके साथ कर दी? स्त्री के साथ। वो बोला स्त्री है ना, इसके साथ गड़बड़ होती, इसमें तर्क क्षमता नहीं होती, इसमें विवेक नहीं होता, इसलिए ये है ना हमेशा ही पुरुष के नियंत्रण में ही रहेगी, इससे अपने स्वायत्त और स्वतंत्र वजूद है नहीं बना सकती। तो वो कहता वही चीजें स्वतंत्र हो सकती है, स्वायत्त हो सकती है, वही चीजें आगे बढ़ सकती है, वही चीजें उच्चतम स्थितियों को प्राप्त कर सकती है जिनके अंदर तर्क होता है, विवेक होता है, जिनमें स्पिरिट और आत्मा होती है। ये किस में पाई जाती है कि ये स्त्रियों में नहीं पाई जाती, उनमें तर्क नहीं होता, इसलिए वो ना आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो कहता है कि लैंगिक रूप से अंतर होता है, तो स्त्री है ना हमेशा दोयम दर्जे की रहेगी। तो दास में और स्त्री में क्या फर्क है बताओ? दास में तर्क होता है, विवेक होता है, इसलिए वो दास है नहीं होगा। स्त्रियां क्या है, इनमें तर्क और विवेक है नहीं होता, इसलिए वो क्या रहेंगी, वो अधीनस्थी रहेंगी। अब बताओ ये कैसा विचारक है? प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो कहता है चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, सब में क्या होता है, अंतर होता है। सब में समान बुद्धि होती है, समान तर्क, समान विवेक होता है, सब में समान बुद्धि होती है, समान समझदारी होती है। इसलिए दोनों को पढ़ाओ, दोनों को लिखाओ, दोनों राजा बन सकती है स्त्री पुरुष, और दोनों सैनिक भी बन सकते हैं। अरस्तु बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। पुरुषों में तर्क होता है कि उनके पास टाइम होता है, उनमें विवेक बुद्धि होती है कि उनके पास टाइम होता है। स्त्रियों के पास टाइम नहीं होता, तो घरेलू कार्यों में उलझी रहती है कि उनके पास तर्क करने का टाइम ही नहीं होता, इसलिए वो नागरिक नहीं बन सकती। वो बोला पुरुष, स्त्रियां घर पे रहेगी, दोयम दर्जे का काम करेगी। तो देखो हमने प्लेटो अरस्तु में अंतर समझ लिया था। फिर वही बातें रूसो करता है, और ऐसी बातें कौन कर रहा है, हेगल कर रहा है। तो ये स्त्रियों को ना वो हीन स्थिति में रखा करता था। ठीक है, तो हमने इसका राष्ट्र राज्य संबंधी विचार देखा, इसका आदर्शवाद देखा कि आदर्शवाद है क्या। आदर्शवाद कुल मिला के वो विचारधारा है जो राज्य को सर्वोच्च आदर्श मानती है और व्यक्ति को कहती है कि तुम उसका एक इच्छा पूर्ति का साधन है। राज्य महत्वपूर्ण है। प्लेटो का जो राज्य है उसमें कौन महत्वपूर्ण है, दार्शनिक राजा या बाकी उसके व्यक्ति? दार्शनिक राजा कहेगा वही है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी व्यापक है, वो सर्वोच्च बुद्धि वाला है, इसलिए सारे लोग उसकी बात मानेंगे। तो इसको हम आदर्शवाद बोलते हैं। फ्रांस की क्रांति की चर्चा की, इसने देखा कि नेपोलियन ने जर्मनी को हराया, तो उसके बावजूद ये इसकी प्रशंसा कर रहा है, जर्मनवासी होने के बावजूद। दास प्रथा का विरोध करता है, स्त्रियों वाले हमने चर्चाएं की। हमने ये भी देखा कि रूढ़िवाद और उदारवाद और व्यक्तिवाद का क्या है, विरोधी है ये सारा। अब हम इस हेगल के की पुस्तकें करेंगे कुछ, और फिर इसके जो आइडियाज है उनकी चर्चा करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन तैयार हुआ है ना, वो राष्ट्र राज्य वाला हो गया, आदर्शवाद का पोप है ये हो गया, इसके आदर्शवाद का नाम है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, वो कर लिया अपन ने। ये बड़ी फ्रांस की क्रांति का समर्थक देख लिया इसको हमने, है हम्म। हम्म। वो आदर्शवाद, कांट का जो आदर्शवाद है वो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, और व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता मानता और वो किसकी एक स्थापना करता है, राज्य की। और ये व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता जितना किसको मानता है, राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। कांट जब व्यक्तियों की चर्चा करता है तब तो वो सभी व्यक्तियों को बराबर मान लेता है, लेकिन जब वो भी एक आइडियल की रचना करेगा तो उस आइडियल को व्यक्ति से क्या मान लेगा, बड़ा मान लेगा। तो व्यक्तियों में तो वो समानता की चर्चा करता है, लेकिन एक आइडियल है, एक वो साधारण चीज से हमेशा ही क्या होता है, वो बड़ा होता है।
अब हम हेगल की जो बुक्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। हेगल की जो फेमस बुक है वो है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट होती है आत्मा, आत्मा का घटना क्रिया विज्ञान की आत्मा में कौन सी घटनाएं हैं जो इन्हें आगे बढ़ाती है, या आत्मा का गति विज्ञान किस प्रकार का होता है। सिंपल सी थ्योरी, चीजें यहीं से शुरू हो जाती है, यहीं से चीजों की समझ विकसित शुरू हो जाती है कि आत्मा क्या करती है। देखिए, गति शाश्वत और मूल तत्व है। अरस्तु यहीं से शुरू कर देता है कि चीजों में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। व्यक्ति परिवार से गति करके गांव बनाता है, गांव से गति करके राज्य का निर्माण करता है। हर एक चीज अपने उद्देश्य की ओर क्या हो रही है, गतिमान हो रही है। तो गतिमान होने के लिए फिर वो कितनी स्टेज बताता है, 4 बताता है। गति और परिणाम, कोई गति परिणाम रिजल्ट तक कैसे पहुंचती है, तो वो कहता है पहले कौन सा कारण आता है, पहले मटेरियल कोज आता है, फिर एफिशिएंट कोज आता है, फिर फॉर्मूला आता है, और फिर फाइनल कोज आता है। ऐसे करके हर एक चीज गति कर रही है, और गति करके कहां तक पहुंच रही है, अपने साध्य तक पहुंच रही है, अपने उद्देश्य तक पहुंच रही है, अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच रही है। तो ऐसे में ही इसमें किसकी गति बताई गई है, मन व आत्मा की गति बताई गई है। तो बाकी इसकी पुस्तकें हैं, इसमें मन और आत्मा की गति की चर्चा नहीं है कि मन में क्या होता है, आत्मा में क्या चीजें पैदा होती है, आत्मा फिर अपने विचारों से क्या बन सकती है। जैसे एक आत्मा है, ये गति करेगी, गति करेगी, इसमें प्रकाश फैलेगा, इसमें नए नए विचार आएंगे, तो ये ना सर्वोच्चता की ओर जाती है हमेशा। एक तो इनका यही कहना है कि कोई चीज है वो किस ओर जाती है, अपनी सर्वोच्चता की ओर जाती है। अभी देखें, कोई चीज सर्वोच्चता की ओर क्यों जाती है, नीचे क्यों नहीं जाती, कोई भी चीज हमेशा ऊपर की ओर क्यों बढ़ती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आत्मा जब आप बताओ सर्वोच्च रूप से गति कर जाए, तो जब हम भारत के विभिन्न फिलोसोफर्स की चर्चा करें, बुद्ध की चर्चा करें, महावीर की चर्चा करें, या इनकी चर्चा करें, भारतीय दर्शन है जो दर्शन है, हिंदुवादी दर्शन है, तो ये कहते हैं कि ये मोक्ष की ओर जाती है, ये कैवल्य की ओर जाती है। और किस ओर जाती है, ये निर्वाण की ओर जाती है, ये मुक्ति की ओर जाती है ये। ठीक है, तो ऐसे ही वो कहता है मन और आत्मा क्या करते हैं, गति करते हैं, स्पिरिट ने गति करती है। बाकी की पुस्तकों में ये कह रहा है कि गति कौन करता है, मानव समाज गति करता है। कौन गति करता है, इतिहास। आप बताओ, इतिहास गति करता है या नहीं करता, करता है ना। तभी पहले प्राचीन था वो अलग प्रकार का था, मध्यकाल आया वो अलग प्रकार का, आधुनिक भारत है अलग प्रकार का। इतिहास भी गति करता है, मानव समाज ये गति करता है। पहले वो जंगली अवस्था में था, शिकारी समाज था, फिर शिकारी से वो पूर्वी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यताएं आ गई, वहां से फिर गति करता करता राष्ट्र राज्य और आधुनिक राज्य और सूचना क्रांति तक पहुंच गया। तो मानव समाज भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन इसमें किसकी गति बताई गई है, मन और आत्मा की गति। इसके बाद इसकी 3 किताबें बड़ी फेमस है। एक है फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, ये भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसमें फिर ये मन, समाज, इतिहास, इनकी गतियां इसमें बताई गई है। मानव समाज की, इतिहास की, ये गतियां इसमें वर्णित है। और इसी में वर्णित है कि राष्ट्र राज्य क्या होता है, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज में जो भेद है। आप राजनीतिक समाज को क्या बोलते हो बताओ, राज्य बोलते हो राजनीतिक समाज को। नागरिक समाज में जो अंतर है, नागरिक समाज, ये सब इसके अंदर वर्णित है। कुल मिला के फिलोसॉफी ऑफ राइट्स में ये एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है, आइडियल स्टेट की कल्पना करता है। इसी से आइडियलिज्म बना है। आइडियल स्टेट में क्या होगा कि आइडियल स्टेट में जो शासक वर्ग होगा और जो नौकरशाही होगी वो निष्पक्ष होगी और जनता की सेवा करने वाली होगी, जनता का कल्याण करने वाली, सेवा करने वाली होगी। वो आइडियल स्टेट होगा जहां का राजा अच्छा होगा, निष्पक्ष होगा, शासक वर्ग और नौकरशाही भी अच्छी होगी, उसको आइडियल स्टेट बोलता है। जो निष्पक्ष होगी, ईमानदार होगी, अपना कार्य सही तरीके से करेगी। यह फिलोसॉफी ऑफ राइट्स में है। फिर है फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। और फिर इसकी एक पुस्तक और है, फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, धर्म का दर्शन क्या है।
तो इतिहास का दर्शन, धर्म का दर्शन और अधिकारों का दर्शन, ये इसकी 3 पुस्तकें हैं फेमस, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री और फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। और एक इसकी महत्वपूर्ण फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा का जो घटना क्रिया विज्ञान या क्या घटना है और कैसे गति होती है इसके बारे में बताया गया। तो ये 4 पुस्तक है इसकी जो अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी ज्यादा बात थोड़ी मत करना, ये 4 कर लेना, ये पर्याप्त है। या एक लॉजिक के ऊपर इसकी पुस्तक लिखी हुई है, साइंस ऑफ लॉजिक, एक वो देख लेना, साइंस ऑफ लॉजिक। अब हम इसके विचार शुरू कर देंगे। इसके अगर विचारों को समझना हो ना तो हमें 3-4 चीजों को समझना होगा, फिर इसके विचार समझ में आ जाएंगे। इसके विचारों को समझने के लिए एक हमें समझना होगा द्वंद्ववाद को, कॉन्ट्राडिक्शन या डायलेक्टिलिज्म को समझना होगा कि कोई चीज आगे कैसे बढ़ती है। देखिए, हमें एक चीज को मूल चीज मानना होगा, वो क्या है? गति है। गति शाश्वत है। इस संसार में हम कहते हैं कि एक ही अटल सत्य है, वो मौत है, कि मौत तो एक दिन आएगी। वैसे इस संसार में एक और अटल सत्य है, वो क्या है? गति है। ये गति है जो हमें जन्म से कहां तक लेके जाती है? मृत्यु तक लेके जाती है। गति शाश्वत है, इसका मतलब परिवर्तन है, शाश्वत है। समाज में परिवर्तन तो होंगे, तो गति एक शाश्वत चीज है। अब ये गति है, इसके कारण क्या है? सारा झगड़ा इस चीज के ऊपर है कि गति होती क्यों है, ये है। तो हेगल कहता है गति का मूल कारण क्या है? द्वंद्व है। दो चीजों का आपसी झगड़ा होता है और चीजें कहां बढ़ती है? आगे बढ़ती है। अब ये झगड़ा किस में होता है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। हमें तो अभी तक यही देखा है कि दो चीजें जब आपस में द्वंद्व करती है तो एक चीज पीछे रह जाती है, दूसरी उससे आगे बढ़ जाती है, फिर उससे दूसरी चीज झगड़ती है, फिर आगे बढ़ जाती है। तो जितनी गति का मूल कारण हमने खोज लिया, वो क्या है? द्वंद्व है। दो चीजों के आपसी संघर्ष से चीजें आगे बढ़ती है, कोई अंत्य प्रेरणा वगैरह नहीं होती है, द्वंद्व होता है दो चीजों के अंदर। वो दूसरा है कि ये विश्व है, ये काय की यात्रा है? विवेक की यात्रा है। इस विश्व में विवेक यात्रा कर रहा है। इतना ही कह लो कि इसमें कौन यात्रा कर रहा है? तर्क। ये संसार में जितने भी परिवर्तन और गतियां हुई है, वो उनकी मूल कारण क्या है? तर्क है। इसके मूल कारण होता है रीजन, या जिसको विवेक बोलते हैं। ये विवेक ही है जो इस संसार में परिवर्तन कराता है। तो संसार में मूल कारण क्या है? तर्क। जहां तर्क होते हैं वहां परिवर्तन होते हैं, जहां तर्क नहीं होते वहां परिवर्तन नहीं होते। आगे हम देखेंगे। वो बोला कि ये जो पूरा इतिहास पढ़ो संसार का, आप इस पूरे संसार के इतिहास में आपको भारत और चीन है ना, इनका कोई योगदान दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही घटिया और पिछड़े हुए समाज है। ये हजारों सालों से स्थिर समाज है। यहां हजारों सालों तक कोई नई घटना नहीं घटित हुई, कोई नई व्यवस्था नहीं आती। हजारों सालों तक वही पुराना राजतंत्र, वही पुराना सामंतवाद हजारों सालों तक बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या नहीं करते? तर्क नहीं करते। इनकी आत्मा में इतना प्रकाश नहीं है, इनके पास ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसे विचार नहीं है, ऐसे तर्क नहीं है। क्योंकि ये समाज तार्किक नहीं है, ये समाज रूढ़िवादी है, चीजों से चिपके रहते हैं, इसलिए इनमें कभी भी ग्रोथ नहीं होती। इसलिए इनकी इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है। इस संसार को बढ़ाने में वही योगदान देते हैं जिनके पास क्या होते हैं? तर्क होते हैं। तो इस विश्व में तर्क की यात्रा होती है और कोई यात्रा नहीं करता। एक तर्क, दूसरा तर्क, तीसरा तर्क, चौथा तर्क। पहला तर्क आया, सिंपल सी बात करें कि हम अकेले नहीं रह सकते, तो उस तर्क ने क्या बनाया? हमारा परिवार बनाया। फिर कहा कि हम जंगलों में नहीं रह सकते, तो अगला तर्क पैदा हो, कहां रहेंगे? तो क्या, चलो नदियों के किनारे रहेंगे, वहां खेती कर लेंगे। अगला तर्क आया कि फिर दूसरों पे हमला करेंगे, नदियों से दूर भी रह सकते हैं, तालाब भी बना सकते हैं, तो किले बनाना शुरू कर दिया, राजतंत्र आ गए। तो ऐसे करके तर्क होता गया और विश्व का इतिहास कहां बढ़ता गया? आगे बढ़ता गया। तो इस संसार में जितने भी सब प्रकार की गतियां हैं, वो कौन करवाता है? तर्क करवाता है। हमारे जीवन में भी जो गतियां क्यों होती है?
हम क्या करते हैं? तर्क करते हैं। आप यहां आए हैं तो इसके पीछे तर्क था, आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे उसके पीछे भी तर्क है, और अगर आप अपने जीवन में पीछे जाते हो तो उसके पीछे भी क्या मिलेगा? आपको तर्क ही मिलेगा। लेकिन ये कहता है तर्क आमतौर के ऊपर हमेशा ही सकारात्मक होता है। तर्क आपको किस दिशा में लेके जाता है? उच्च दिशा के अंदर लेके जाता है। हम इसकी चर्चा करते हैं। तर्क भी ना, ये आगे हम देखेंगे इस दर्शन में कि तर्क है ना कभी घटिया नहीं होता, तर्क बढ़िया ही होता है। वो कहाँ लेके जाता है? आपको आगे लेके जाता है। तब ये कहता है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब आप आत्म, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, या आत्म विकास या पूर्ण आत्म विकास की अवस्था आती है, ऐसा कह लीजिए। हमने ये तो चर्चा पहले ही पढ़ ली की थी एक दिन, पूर्ण आत्म विकास। जब हमने मैस्लो का आवश्यकता का सोपान क्रम किया था, वो ये सेल्फ रियलाइजेशन। एक दिन कौन सी स्थिति में पहुंच जाते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति में, या आत्म पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब मुद्दा यह था कि हमें देखना है कि मूल चीज गति और क्या है? परिवर्तन है। ये गति और परिवर्तन क्यों होते हैं? आपसी विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों की वजह से। द्वंद्व किसके मध्य होते हैं? तर्कों के मध्य होते हैं, विचारों के मध्य द्वंद्व होते हैं। आगे हम करेंगे। और ये फिर द्वंद्व होते होते हम कहां पहुंचते हैं? बताओ। हम विकास की पूर्ण अवस्था में पहुंचते, हम टॉप चीजों के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो हम, हमारा पूर्ण आत्म विकास हो जाता है, हम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाते हैं। तो जब भी कोई विचार गति करेगा आपसी टकराहट से, तो वो कहां बढ़ेगा? ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो कोई भी तर्क है ना, वो कभी भी क्या नहीं आता? नीचे नहीं आता, न ऐसे होता है, बल्कि वो हमेशा ही कैसा होता है? ऊपर की ओर जाता है। तो देखिए, ये आपको कुछ चीजें पहले से माननी पड़ेगी। इनको हम अध्ययन की कौन सी पद्धति कहते हैं? आप बताओ। हाँ, ये है अध्ययन की निगमनात्मक पद्धति, जिसमें आप कुछ चीजों को पहले ही मान रहे हैं कि संसार में गति होती है, परिवर्तन होते हैं। गति का मूल कारण क्या है? द्वंद्व है। ये द्वंद्व किनके मध्य होता है? तर्कों के मध्य। विश्व में जो कुछ है वो तर्क के द्वंद्वों की वजह से है। और ये तर्क द्वंद्व करता करता, झगड़ा करता करता कहां बढ़ता है? हमेशा ही ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर है। इन चीजों को आप पहले से ही निरपेक्ष सत्य मानेंगे, तब बातें आगे बढ़ेगी। फिर बाकी चीजों को हम साबित कर लेंगे। तो ये शुरुआती मान्यताएं हैं जो आपको पहले ही मान के, माना x बराबर है 100 है, ये पहले आपको मानना पड़ेगा, ये तीनों चीजें। फिर हेगल आगे बढ़ता है। तो इसके तर्क हैं वो कैसे तर्क है? आगमनात्मक है, निगमनात्मक है। जो पहले ही है, इसके बाद चीजों को आगे बढ़ाता है। तो हम सबसे पहले इसका कौन सा सिद्धांत करेंगे? द्वंद्ववाद करेंगे, डायलेक्टिलिज्म करेंगे, या द्वंद्ववाद करेंगे। ये कहता है कि ये जो द्वंद्ववाद है ना, इसका पिता कौन है? सुकरात है। और हम देख रहे हैं कि आधुनिक जो द्वंद्ववाद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका वास्तविक पिता हेगल है। लेकिन हेगल कहता है कि मैं नहीं हूं, मैंने तो ये खुद किससे सीखा है? ये सुकरात से सीखा है। तो द्वंद्ववाद का पिता हेगल खुद किसको बताता है? हाँ, कि ये इसका पिता सुकरात है। हेगल खुद बोला ये बात। अब पहले तो हमसे कि सुकरात किया क्या करता था? सुकरात कहा करता था कि आप निरपेक्ष सत्यों की खोज कर सकते हैं। तो थ्रेसिमैक्स बोला कोई सत्य निरपेक्ष सत्य है नहीं होता। वो सोफिस्ट थे। वो कहते सारे सत्य क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं, बदल सकते हैं। कोई भी सत्य अंतिम सत्य या सर्वोच्च सत्य है नहीं होता। वो बोला तू बावड़ा है। अगर हम ढंग से विचार करें, तर्क करें ना, तो हम सर्वोच्च सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो बोलो क्या करेंगे? चलो बहस कर लो। तो वो आपस में द्वंद्व किया करते थे, वैचारिक द्वंद्व। थ्रेसिमैक्स और ग्लूकोन और ये बैठा करते थे, और फिर ये अंतिम नियम निकाला करते थे, निरपेक्ष सत्य निकाला करते थे। ऐसे ही निरपेक्ष सत्य के रूप में प्लेटो का क्या पढ़ा था? दार्शनिक राजा पढ़ा, न्याय का सिद्धांत पढ़ा। वो बोला ना किसी आदर्श राज्य को नहीं खोज सकते। वो बोला हम खोज सकते हैं, बशर्ते कि हम ढंग से क्या करें, आपस में द्वंद्व और तर्क करेंगे ना, तो हम घटिया घटिया राज्यों को काटते जाएंगे, अंत में एक सर्वोच्च राज्य की स्थापना कर लेंगे। हम न्याय की स्थापना कर लेंगे, सद्गुण क्या होते हैं उनकी भी हम स्थापना कर लेंगे। तो ऐसे करके सुकरात है ना, निरपेक्ष सत्यों को खोजना सिखाता था। तो हेगल बोला कि द्वंद्ववाद आया कहां से है?
सुकरात से आया है। अब हम ये कहता है कि इसका जो द्वंद्ववाद है उसको हम बोलते हैं कौन सा द्वंद्ववाद? आदर्शवादी द्वंद्ववाद। दरअसल ये द्वंद्व होता किसमें है? ये बोला कि द्वंद्व होता है विचारों के अंदर। हमारी मन में विचार पैदा होते हैं, मन में विचार ही तो पैदा होते हैं। एक विचार ये कह रहा है कि मुझे सोना है, जैसे कईयों को नींद आ रही है, अभी मौसम मस्त सा हो रखा है, आंखें बंद हो रही है। दूसरा एक विचार मन में और उठ रहा है कि नहीं सोना नहीं है, इसने पैसे लिए हैं इन्होंने, तो मेरे को क्या करना है, आंखें चाहे समझ में नहीं आए चाहे नहीं आए, जबरदस्ती क्या रखनी है, खुली रखनी है मुझे। तो आपके मन में कितने विचार पैदा हो रहे? पहला एक विचार, हाँ नींद आ रही है, फिर कहते नहीं नींद कैसे आ रही है, दूसरा मन में विचार पैदा हो रहा है कि नहीं सोना नहीं है क्योंकि पैसे वसूल है करने हैं, फिर एक तीसरा विचार आ रहा है। ऐसे करके विचारों में आपस में क्या हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। और आपका जीवन क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे से जीवन कैसे बढ़ता है? तो आप में से कई है वो कहते नहीं नींद महत्वपूर्ण है, तो उनका जीवन उस हिसाब से आगे बढ़ता है। ठीक है, जो कहते हैं मुझे नींद नहीं लेनी है, उनका जीवन फिर और दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये अपने जीवन को जो आगे बढ़ाता है वो कौन बढ़ाते हैं? हमारे विचार बढ़ाते हैं। तो जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारे जीवन का स्वरूप वैसा ही होता है। विचार कभी स्थिर नहीं होते, स्थायी नहीं होते, बल्कि नए नए विचार हमेशा ही पैदा होते रहते हैं। तो ये इसका तात्पर्य है, जो आइडियल शब्द है वो काय से बना है? आइडिया। आइडिया किसको बोलते हैं? कि आप कहते हैं मेरे दिमाग में क्या आया, एकदम से आइडिया आया। आइडिया को हम क्या बोलते हैं? मेरे मन में क्या आया, एक विचार आया है। वो आइडियल विचार क्या है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपके मन में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। तो इस संसार में जितनी भी गतियां हैं वो आत्मा या मन में पैदा होने वाले कौन होते हैं? विचार है, वही है मेन चीज। इनकी चर्चा हम तब से करते आ रहे हैं जब प्लेटो था। प्लेटो कहता है कि विचार ही गति करते हैं, इस समाज का निर्माण विचार ही करते हैं। वो व्यक्ति जो गुफा से बाहर आया था उसके क्या बदल गया था बताओ? उसकी भीतरी आत्मा बदल गई थी, उसमें उठने वाले मन के विचार बदल गए थे। ज्ञान क्या बदलता है बताओ? ज्ञान ज्ञान हमारे मन में और बुद्धि में उठने वाले किसको बदलता है? विचारों को बदलता है। जब आपके शुरुआत में विचार थे कि जैसे कोई आदमी अगर कहीं जा रहा था और उसकी डेथ हो गई तो इसका मतलब भूत ने उसके क्या मारा था? थप्पड़ मारा था, और उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। भूत बढ़कर वो मसाणा मकरियां सार कर जाओ, भूतना बिन पकड़े और बिन के मोच दिया, कंठ मोच दिया। ये आपका विचार था पहले। फिर आपने ना विज्ञान पढ़ा, आपको ज्ञान हुआ, फिर आपको पता चला कि ऐसा नहीं था। वो एक आदमी बहुत ही मोटा आदमी था जो डॉक्टर के मना करने के बावजूद घी खाया करता था। तो एक दिन वो ना दाल बाटी चूरमा में बहुत सारा घी खा के और कहाँ जा रहा था, तेज तेज चल रहा था। इतने में उसकी बीपी हाई हुई और उसका ब्लास्ट हो गया, क्या चीज है, हार्ट, और उसकी डेथ है हो गई। तो अब ये क्या था? ज्ञान से आपका एक नया विचार है पैदा हुआ। तो ये विचार कब पैदा होते हैं? जब आपको क्या होता है? नए प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो ये संसार आगे कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? विचारों से आगे बढ़ता है। मन में बातें बातें के विचार पैदा होते रहते हैं, तो और हम आगे बढ़ते रहते हैं। पहले हमारा ये विचार था कि मजा आ गया, अंग्रेज आ गए, ये जो मुस्लिम जो हजारों साल से शोषण कर रहे हैं, अब इनसे हमारा क्या मिल हो जाएगा? छुटकारा। और चूंकि अंग्रेज आ गए हैं तो अब ये है ना, ये तार्किक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति, इनके ये लोकतंत्र लाएंगे, ठीक है, और ये व्यक्तिवाद लाएंगे, उद्योगवाद लाएंगे, तो अपना देश भी वैसा ही हो जाएगा जैसा कौन है? यूरोप है। तो हमने इन अंग्रेजों का स्वागत किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ो, आपको किसकी प्रशंसा करता हुआ मिलेगा? अंग्रेजों की प्रशंसा करता हुआ मिलेगा अपने समस्त ग्रंथों में। यहां तक कि ऐसी प्रशंसा आपको आनंद मठ में भी मिल सकती है, ध्यान से पढ़ोगे तो। फिर हमारा विचार बदल गया कि नहीं नहीं, ये तो खतरनाक है, ये अच्छे आदमी नहीं है। हमने जो उम्मीदें की थी वो तो उम्मीदें खरे नहीं उतर रहे। यहाँ तक कि गांधी जी का भी विचार बदल गया था 7-8 साल में। जो अंग्रेज उनको पुरस्कार दे रहे थे उन्होंने सोचा ये अंग्रेज तो खतरनाक है, तो गांधी के भी विचार बदल गए। तो हमारे जैसे विचार बदला, हमारे काम बदल गए। पहले हम जिनकी जय जयकार किया करते थे उनको हम दूसरे हाथ से क्या करने लगे? हाय हाय करने लगे। तो बदला क्या था? हमारे विचार बदले थे अंग्रेजों के प्रति। तो ये कहता है कि दरअसल द्वंद्व काय के अंदर होता है? विचारों में होता है। और ये विचारों के द्वंद्व के द्वारा हर चीज आगे बढ़ती है, इसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो ये था।
एक और प्रकार का द्वंद्ववाद होता है, उसको हम कौन सा बोलते हैं? भौतिकवादी द्वंद्व बोलते हैं। ये है किसका? मेटेरियलिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन या द्वंद्ववाद। ये है कार्ल मार्क्स का। ये बोला गुरुजी झगड़ा विचारों में नहीं होता, विचार शून्य में पैदा नहीं होते। विचार पैदा करने के लिए सामने कोई चीज होनी चाहिए, कोई भौतिक पदार्थ होना चाहिए, भौतिक पदार्थों से चीजें होती है पैदा। अंग्रेज के आने जाने से विचार पैदा नहीं हुए थे। अंग्रेजों ने क्या किया था? हमारे संसाधनों पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। इसलिए हम जिन अंग्रेजों की प्रशंसा किया करते थे, उनके हम क्या हो गए थे? आलोचक हो गए थे। तो ये जो विचार शून्य में पैदा नहीं होते, बल्कि किसी चीज को देखकर पैदा होते हैं, शोषण को देखकर पैदा होते हैं। तो विचार महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचार अवलंबित किसके ऊपर है? भौतिक चीजों के ऊपर है, उत्पादन के साधनों के ऊपर है, पैसे के ऊपर निर्भर करते हैं विचार। विचार शून्य में या से पैदा नहीं होते, विचार पैसे से पैदा होते हैं। तो जिसका उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, और जिनके पास साधन नहीं होते, उनके विचार अलग होते हैं। अगर विचार अपने आप में विचार होता तो मालिक का और दास का विचार क्या होते? एक जैसे होते, जबकि उनके विचार एक जैसे नहीं होते। तो एक तरफ है कौन? हेगल, जो आदर्शवादी द्वंद्ववादक है। वो कहता है कि जैसे विचार होंगे चीजें वैसी होगी। ये कहते नहीं नहीं, जैसी चीजें होगी वैसे ही क्या होंगे? विचार होंगे। तो ये विचार को महत्वपूर्ण मानता है और ये भौतिक चीजों को महत्वपूर्ण मानता है। हाँ, दोनों एक चीज को सेम मानते हैं। वो क्या है? वो द्वंद्ववाद है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि विचारों, इस संसार में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, समाज गति कर रहा है, मानव गति कर रहा है, सोसाइटी गति कर रही है, समूह गति कर रहे हैं, इन सब गतियों के पीछे क्या है और ये गतियां होती कैसे है? तो ये बड़ी जोरदार बात बोलता है। ये बोलता है, इसको आप तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है वाद, एक होता है प्रतिवाद, और एक होता है संवाद। अब मुद्दा ये है कि हर चीज क्या कर रही है? गति कर रही है। गति के लिए चीजों में आपस में क्या होता है? द्वंद्व। द्वंद्व मूलतः होता किस में है? तर्क में होता है, विचारों में होता है, स्पिरिट यानी आत्मा के अंदर द्वंद्व पैदा होता है। और ये तर्क जब आपस में झगड़ते झगड़ते जब आगे गति करते हैं, तो कौन सी स्थिति में पहुंचते हैं? सर्वोच्च स्थिति में पहुंचते हैं या पूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं? सर्वोच्च स्थिति में। क्योंकि कोई चीज किस ओर जाती है? कोई पानी तो है नहीं जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये तो विचार हैं जो नीचे से कहां की ओर जाते हैं? हमेशा ही ऊपर की ओर जाते हैं, हमेशा विकास और पॉजिटिवनेस की ओर जाते हैं। ये तो हर चीज में गति है, गति के लिए द्वंद्व आवश्यक है। द्वंद्व तर्क में होते हैं, और तर्क हमेशा किस ओर लेके जाते हैं? हमें सर्वोच्चता की ओर लेके जाते हैं। तो इस संसार में तीन काम होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। सबसे पहले एक वाद पैदा होता है, एक विचार पैदा होता है हमारे मन में, और चर्चा कर लेंगे, पहले इससे करते हैं। उसको हम वाद कहते हैं। लेकिन वो विचार अपूर्ण होता है, और हमें बढ़ना किसकी ओर है? बताओ, कोई भी चीज किस ओर बढ़ती है? पूर्णता की ओर बढ़ती है। वो तो एब्सोल्यूट और निरपेक्षता की ओर बढ़ती है, सर्वोच्चता की ओर बढ़ती है। वाद एक विचार पैदा हुआ, लेकिन वो कैसा सत्य नहीं है? पूर्ण सत्य नहीं। देखिए, हमें पहुंचना कहां है? पूर्ण सत्य तक पहुंचना है। तो फिर क्या, हम पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचे तो उसका क्या पैदा हुआ? प्रतिवाद पैदा हुआ। तो क्या प्रतिवाद पूर्ण सत्य है क्या? नहीं, वो भी पूर्ण सत्य नहीं है। तो फिर इन दोनों में झगड़ा हुआ, क्या पैदा हुआ? संवाद। संवाद भी पूर्ण सत्य है नहीं है। तो संवाद एक दिन खुद क्या बन जाता है? वाद बन जाता है। इस वाद का फिर क्या बन जाता है? प्रतिवाद। और फिर क्या बन जाता है? संवाद। इस प्रकार से गति शाश्वत है, ये चलती ही रहती है। तब तक बताओ, कब तक चलती है ये? जब तक कि हम सर्वोच्च या पूर्ण विचार की ओर नहीं पहुंच जाते, तब तक हम गतियां करते रहते हैं। तो और ये गति का तरीका कौन सा है? वाद, प्रतिवाद और संवाद। ठीक। अब हम ये तो समझ गए कि हमें पूर्ण सत्य तक पहुंचना है। अब पूर्ण सत्य के आगे हम डिसाइड कर लेंगे थोड़ी देर में कि पूर्ण सत्य क्या, हम कहां पहुंचना चाह रहे हैं। अब आया इसी से निकला हुआ इसका कौन सा सिद्धांत? अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। देखिए, आपने आज तक जो भी थ्योरी ऑफ एलिनेशन पढ़ी है, अलगाव का सिद्धांत पढ़ा है, वो कार्ल मार्क्स का पढ़ा है। आज हम किसका पढ़ेंगे?
हेगल का पढ़ेंगे। खुद कार्ल मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत किससे लिया है? हेगल से लिया है। पहले हम समझते हैं अलगाव क्या है। अलगाव एक सकारात्मक भाव है। जब तक कोई एक विचार से दूसरा विचार का अलगाव नहीं होगा, चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। इस संसार में अच्छे काम तभी होते हैं जब क्या पैदा होते हैं? अलगाव पैदा होते हैं। पहले एक विचार पैदा होता है, फिर वो विचार पूर्ण सत्य नहीं होता तो एक दूसरा विचार पैदा होता है। अगर वो सेम ही विचार रहेगा तो वो लगाव है, और एक नया विचार पैदा हुआ तो हमने पहले विचार को छोड़ दिया और कौन से विचार पे आ गए? दूसरे पे। तो पहले विचार से हम दूसरे विचार तक आए, वो क्या है? वो अलगाव है। तो हम क्या करते हैं? अलगाव की विभिन्न स्थितियों से गुजरते हुए कौन से सत्य तक पहुंचते हैं? पूर्ण सत्य तक पहुंचते हैं। तो इस संसार में अलगाव एक अच्छी चीज है। ये नहीं होगा तो हम वहीं बैठे रहेंगे, और ये होगा तो हम कहां बढ़ेंगे? अलग। हम नई नई चीजों से आगे बढ़ते जाएंगे। हम इसको बिल्कुल साधारण तरीके से समझते हैं। पहले एक बच्चा जो पैदा हुआ, तो हम देख रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रेम कह रहे हैं। अब प्रेम कहते ना, हमारे मन में ना कोई भाव पैदा नहीं होते, क्योंकि प्रेम का स्वरूप अपने, देखो आप कहते शब्दों के बिंब होते हैं खुद के। हर एक शब्द का अपना बिंब होता है। प्रेम का बिंब कहते हैं ना, कोई मन में विचार नहीं आता। सात्विकता भी आ जाती है, बेटे बेटी भी दिखने लगते हैं, माँ बाप भी दिखने लगते हैं, पड़ोस में बैठा वो भी दिखने लगता है, भाई बहन भी दिखने लगते हैं, मकान मालिक सब जो भी दिखने लगते हैं, शिक्षक दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही हम इसका कौन सा ट्रांसलेशन कर देते हैं? इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश कहते हैं ऐसे शब्द में एक नया ही बिंब पैदा हो गया कि इसका तात्पर्य स्त्री और किसका प्रेम होगा? ये पुरुष का। तो मैं कहता हूं शब्दों के खुद के भी क्या होते हैं? खुद के एक बिंब होते हैं जो बड़ा प्रभाव डालते हैं हमारे मस्तिष्क पे। तो हम लव नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। अलग अलग नहीं होते, भाव अलग अलग होते हैं ना, शब्दों की दृश्य वो ना, जो तस्वीरें ना अलग अलग होती है हमारे मस्तिष्क में बनी हुई। इसलिए कहते हैं भाषा अपने आप में क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम जो कुछ करते हैं किसके माध्यम से करते हैं? भाषाओं के माध्यम से करते हैं। आगे आप कभी पढ़ेंगे तो हेबरमास को पढ़ेंगे। तब एक लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ तो किससे प्रेम करता है? अपनी माँ से प्रेम करता है। फिर वो लड़का बड़ा होकर स्कूल गया, स्कूल गया तो किससे प्रेम करने लगा? अपने शिक्षकों से प्रेम करने लगा, और अपने जो आसपास के जो भाई बंधु थे उनसे प्रेम, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे प्रेम करने लगा। फिर वो और बड़ा हुआ ना, जब वो जवान हो गया तो किससे प्रेम करने लगा? अपनी प्रेमिका से प्रेम करने लगा। फिर उसकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। ठीक है। अब वो जब और बड़ा हो गया, अब वो उससे तो करेगा नहीं, उसे पेट भर जाएगा, दूसरी शादी कर लेगा, उससे करेगा वो। अब अलगाव तो करना ही पड़ेगा ना। यही थोड़ी है भी यहाँ प्रेमिका और पत्नी, यही थोड़ी है दो। आगे आपको अलगाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कौन सी स्थिति पे जाना है? उस स्थिति के ऊपर जाना है। फिर वो और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो अपने बच्चों से और अपने पूरे परिवार से प्रेम करने लगता है, भाई बंधुओं से, सबसे। और एक दिन इतना व्यापक हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, उसके दिमाग इतना मैच्योर हो जाता है कि फिर वो पूरे राष्ट्र के लोगों से क्या करने लगता है? पूरी मानवता से प्रेम करने लगता है। देखो, जैसे इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम का एक स्वरूप दूसरे स्वरूप से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। इसलिए प्रेम का दायरा छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अंत में दायरा क्या हो जाता है? अत्यंत विस्तृत हो जाता है, और वो पूर्ण प्रेम तक पहुंच जाता है जब पूरी मानवता से वो प्रेम करने लगता है। जब उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, राजपूत, यादव, गुज्जर, ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं, और मानव के रूप में सबसे प्रेम करने लगता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? प्रेम की चीज। प्रेम में क्या होना चाहिए? विभिन्न स्थितियों में अलगाव होगा तब वहां तक पड़ेगा। तो ऐसे ही है ना, मानव समाज आगे बढ़ता है, वो अलगाव की विभिन्न स्थितियों से गुजरता है, और हर एक पुराने विचार से नया विचार अलग होता है। दुनिया कहां बढ़ती है? आगे। दुनिया आगे कब नहीं बढ़ती बताओ? जब वो पुराने विचार से चिपकी रहती है, तब वो आगे नहीं बढ़ती। तो ऐसे करके जब विचार ग्रोथ करेगा ना, तो हम फिर पहले परिवार बनाएंगे, फिर नागरिक समाज बनाएंगे, और फिर एक अलगाव लेके क्या बना लेंगे? राष्ट्र राज्य बना लेंगे। हमारी दृष्टि इतनी व्यापक हो जाएगी कि हम पूर्ण सत्य तक पहुंचने के लिए राष्ट्र राज्य में पहुंच जाएंगे। तो इस संसार में जितनी भी गति है, उनका मूल कारण क्या है? अलगाव है। तो ये अलगाव सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है?
ठीक है, आपके मन में एक विचार उठ रहा है, वो विचार ये है कि पोस्ट है 180 और देने वाले हैं कम से कम 2000, तो मेरा सिलेक्शन है नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका एक प्रतिवाद पैदा होगा, होगा कैसे नहीं, 2000 ही तो है, 10 से को पटकना है, अपन पटक देंगे, अपन वो पढ़ नहीं रहे, अपन उससे पहले से पढ़ रहे हैं, एक ऐसा विचार पैदा होगा, फिर इन दोनों का संवाद होगा। तो पहला विचार दूसरे विचार से क्या है, अलग है। पहले एक निराशावादी विचार पैदा हुआ, फिर उसका एक है उसका उल्टा आशावादी विचार पैदा हुआ, अब एक फिर दोनों का झगड़ा हुआ, फिर हम आगे बढ़े। तो विचारों में अलगाव होता जाता है और चीजें कहां बढ़ती है, आगे बढ़ती। अब सेम उदाहरण, बहुत ही फेमस ये थ्योरी किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये थ्योरी है, मैंने ली तो इससे है, किससे, हेगल से लिए है, हीगल से लिए, लेकिन मैं इसका स्वरूप कैसा कर दिया है, नकारात्मक। वो बोलता है पूंजीवाद में अलगाव पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति है ना, वो हर चीज से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वो अपने उत्पादन से अलग हो जाता है, मानवीय भावों से अलग हो जाता है, आपसी प्रेम से अलग हो जाता है। वो एक पैसा कमाने वाला या सिर्फ पेट भरने वाला क्या बन जाता है, यंत्र बन जाता है। वो सृजनात्मकता से उसका अलगाव हो जाता है, उसका अच्छाइयों से अलगाव हो जाता है, उसका मानवता से अलगाव हो जाता है। एक दिन जब मंदी आती है ना कि यार मेरे पास रोजगार नहीं है, उसको नौकरी से निकाल देते हैं, तो वो घर पे बैठा बैठा और ये उम्मीद कर रहा है कि मेरे जो दोस्त फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, मजा आ जाए, एक का हाथ काय में आ जाए, मशीन में आ जाए। मशीन में उसका हाथ आते ही ना उसका हाथ कट जाएगा, मालिक उसको कहां से निकाल देगा, नौकरी से। नौकरी से निकालते वहां एक मजदूर की जरूरत पड़ेगी, तो कौन जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो एक आदमी अपना पेट पालने के लिए, ठीक है, पूंजीवाद के अंदर अपने ही दोस्तों के बारे में क्या सोचता है, बुरा सोचता है। वो समाज से, अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। तो अलगाव कैसी धारणा है, नकारात्मक धारणा है। कौन कहता है, ये पूंजीवाद में बहुत ज्यादा पाई जाती है। पूंजीवाद एक व्यक्ति को अच्छाई से अलग करके किस ओर ले जाता है, बुराई की ओर ले जाता है। तो ये अलगाव, उसका अलगाव अलग प्रकार का है। इसका अलगाव विचारों का अलगाव है, जो किस ओर बढ़ता है, अच्छी चीजों की ओर बढ़ता है। तो अलगाव का सिद्धांत मूलतः किसका दिया हुआ है, हेगल का दिया हुआ है। तो ये हमने इसके द्वंद्ववाद को समझने की कोशिश की। तो इस द्वंद्ववाद में कुछ छोटी छोटी कोटेशंस हो सकती है, आप वो देख लेना, अलगाव का सिद्धांत देख लेना। इस द्वंद्ववाद के विचारों में द्वंद्व पैदा होता है, तर्क में द्वंद्व पैदा होता है, हम कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आत्मा में भांति भांति के द्वंद्व पैदा होते हैं, नए नए विचार पैदा होते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमने द्वंद्ववाद से रिलेटेड कौन सा सिद्धांत देख लिया। अब इसी द्वंद्ववाद से राज्य पैदा होता है। तो अब हम राज्य कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है हेगल का, उसकी हम चर्चा करेंगे। राज्य, पहले हम देखेंगे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर हम देखेंगे राज्य का स्वरूप, वो किस प्रकार का राज्य है जिसकी हेगल चर्चा करता है। तो एक बार सिर्फ कितनी मिनट का विराम लेंगे, 2 मिनट का। मैं पानी पीऊंगा फिर आता हूं। नमस्कार। नमस्कार।